नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम फ्रिक्शन वाले चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। पहला एग्जाम्पल, ए लैडर हुज सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिवाइड्स इट इनटू टू पोर्शन ऑफ लेंथ ए एंड बी रेस्ट विद वन एंड ऑन ए रफ हॉरिजेंटल फ्लोर एंड द अदर एंड अगेंस्ट ए रफ वर्टिकल वॉल। If the coefficient of friction at the floor and wall be respectively mu and mu dash, so that the inclination of the ladder to the floor when the equilibrium is limiting is this। यानी एक लैडर जिसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उस लैडर को ए रेशियो बी में मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक की लेंथ ए है, दूसरे की लेंथ बी। उसका एक सिरा जो है वो रफ हॉरिजेंटल फ्लोर पर टिका हुआ है, दूसरा जो सिरा है वो रफ वर्टिकल वॉल के सहारे टिका हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो ग्राउंड पर है उसका है म्यू, और जो दीवार के साथ वॉल के साथ है उसका म्यू डैश। जब इक्विलिब्रियम लिमिटिंग है यानी सीढ़ी खिसकने वाली है, खिसकने को तैयार है, तब जो इंक्लिनेशन है वो हमें निकालना है। सपोज दिस इज वर्टिकल वॉल एंड दिस इज लैडर। ये लैडर है, ये हॉरिजॉन्टल रफ ग्राउंड है। इसको हम नाम दे देते हैं लैडर को ए बी, और इसको हम अब यहाँ पर रिएक्शन जो होगी उसको हम मान लेते हैं हम आर। लेट आर बी द रिएक्शन, और इधर हम मान लेते हैं एस, क्योंकि रिएक्शन हमेशा नॉर्मल ही होती है, नॉर्मल टू द प्लेन। अभी ये जो इंक्लिनेशन है मान लेते हैं इक्विलिब्रियम लिमिटिंग है, यानी ये जो मैक्सिमम यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है। वो हम मान लेते हैं लेट दिस इज थीटा मान लेते हैं। यानी अगर ये इंक्लिनेशन जो लैडर का है अगर ये थीटा से कम हुआ तो ये सीढ़ी नीचे गिर जाएगी, यानी ये सिरा इधर खिसक जाएगा और ये जो ऊपर वाला सिरा ये नीचे की तरफ आ जाएगा। यानी अब लिमिटिंग पोजीशन में है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में, थीटा एंगल है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा, क्योंकि ये सिरा थीटा से कम होता है, ये सिरा इधर को खिसकेगा, तो म्यू आर फ्रिक्शन है विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, और ये नीचे की तरफ आएगा तो इधर क्या होगा म्यू डैश एस। ये फ्रिक्शनल फोर्स रहेंगे। अब इन दोनों की जो रिएक्शन है इन दोनों की रिएक्शन हम मान लेते हैं, मतलब रिजल्टेंट रिएक्शन वो ये है, लेट दिस बी रिजल्टेंट रिएक्शन, और यहाँ पर जो रिजल्टेंट रिएक्शन है वो ये मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों जो रिएक्शन है ये इंटरसेक्ट करती है। अब ये दो का मिलकर के एक फोर्स हो गया रिजल्टेंट रिएक्शन, इन दोनों का मिलकर के ये रिजल्टेंट रिएक्शन बन गई है। अभी तीसरा जो फोर्स है वो उसका वेट है, क्योंकि तीनों फोर्सेज इक्विलिब्रियम में रहेंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीसरा इसका वेट, तो निश्चित तौर पर जो उसका वेट होगा वो इसी पॉइंट में से पास होगा। ये इसका वेट हो गया, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो इसका मतलब ए जी जो है वो ए के इक्वल है और जी बी वो बी के इक्वल है। तीन फोर्सेज यहाँ पर काम करें, लेट इट बी सी पॉइंट है, ये तीनों इक्विलिब्रियम में है। अभी रिजल्टेंट रिएक्शन का नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। यहाँ पर ये बनेगा लैम्डा, कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इधर म्यू डैश है, तो ये रिजल्टेंट रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल है इसको हम लैम्डा डैश मान लेते हैं। अब क्योंकि ये लाइंस पैरेलल है, ये और ये वाली, ये एंगल लैम्डा है तो निश्चित तौर पर ये एंगल भी क्या होगा लैम्डा। ये लैम्डा डैश है तो ये होगा 90 माइनस लैम्डा डैश। ये एंगल थीटा है,
तो ये होगा 90 माइनस थीटा और ये होगा, ये भी 90 माइनस थीटा, यानी ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। बस इतनी चीज़ें देखनी है इसमें। अब हम जो ट्रिगोनोमेट्रिकल थ्योरम है वो यूज करेंगे, यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। यानी ए बी सी जो ट्रायंगल है वो इस टाइप से बने हैं। मैं इसको दोबारा फिगर बना देता हूँ। ये जी है, ए है, बी सी, ये हमारे पास है 90 माइनस थीटा, ये ए है, ये बी है, ये है लैम्डा और ये है 90 माइनस लैम्डा डैश। इसमें यूज करेंगे तो ए प्लस बी इंटू कोटेंजेंट ऑफ क्या होगा, ए प्लस बी कोटेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू हमारे पास आएगा ए इंटू कोटेंजेंट ऑफ लैम्डा, ए इंटू कोटेंजेंट ऑफ लैम्डा माइनस बी इंटू कोटेंजेंट ऑफ 90 माइनस लैम्डा डैश। तो ए प्लस बी कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा, दिस इज इक्वल टू ए अपॉन टेंजेंट लैम्डा लिख लें इसको, माइनस बी ये टेंजेंट लैम्डा डैश। तो ए प्लस बी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन, इसको लिखेंगे म्यू, क्योंकि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो इसको म्यू डैश हमें ये निकालना है। तो यहाँ पर ए प्लस बी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू, एलसीएम ले लेते हैं तो ए माइनस बी म्यू म्यू डैश, तो टेंजेंट थीटा आ जाएगा ए माइनस बी म्यू म्यू डैश अपॉन म्यू इंटू ए प्लस बी। तो थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए माइनस बी म्यू म्यू डैश अपॉन म्यू इंटू ए प्लस बी। तो ये इसमें हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए यूनिफॉर्म लैडर ऑफ वेट डब्ल्यू इंक्लाइंड, यूनिफॉर्म लैडर है यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा उसका सेंट्रल पॉइंट होगा, इंक्लाइंड टू द होरिजन एट 45 डिग्री, हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनता है, रेस्ट विद इट्स अपर एक्सट्रीमिटी अगेंस्ट ए रफ वर्टिकल वॉल, जो ऊपरी सिरा है वो ये रफ वर्टिकल वॉल है इसके साथ है, निचला जो सिरा है वो होरिजन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है, इट्स लोअर एक्सट्रीमिटी ऑन द रफ ग्राउंड, प्रूव दैट द लीस्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स विच विल मूव द लोअर एंड टुवर्ड्स वॉल is just greater than 1/2 W mu plus 1 plus mu upon 1 minus mu dash, where mu and mu dash are the coefficient of friction at the lower end and the upper end respectively। ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो ये लैडर है, यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनता है। ये दोनों रफ है, इधर नॉर्मल रिएक्शन आएगी एस, इधर नॉर्मल रिएक्शन, और इसका जो वेट है वो बिल्कुल सेंटर में आएगा, क्योंकि अब यूनिफॉर्म लैडर है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रूव दैट लीस्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स, कम से कम हमें कितना फोर्स लगाना पड़े ताकि ये जो निचला सिरा है हम इस तरफ दीवार की तरफ मूव करवा सकें। मान लेते हैं पी फोर्स अप्लाई करने पर ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, यानी पी फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये जो सिरा है ये दीवार की तरफ मूव करने लगेगा। यानी इन केस व्हेन वी अप्लाई फोर्स पी द इक्विलिब्रियम इज लिमिटिंग। ये ए है, ये बी है। जब पी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये सिरा जो है इधर खिसकने को तैयार है, पी फोर्स इंक्रीज करेंगे तो ये इधर चल पड़ेगा, यानी इस
पोजीशन में, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करने को तैयार होती है, तो म्यू आर आएगा। जब ये इधर को जाएगा तो ये ऊपर को जाएगा, तो यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में म्यू डैश एस, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू डैश एस है। तो 5 फोर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये पांचों के पांचों इक्विलिब्रियम में हैं। हमें पी की वैल्यू निकालनी है, तो क्योंकि पांचों फोर्सेज इक्विलिब्रियम में है, वी कैन रिजॉल्व these 5 forces in any arbitrary direction. The algebraic sum of all those resolved part will be equal to 0 and perpendicular to its direction. Perpendicular to this direction is also equal to 0. यानी हम इन पांचों फोर्सेज को हॉरिजॉन्टल के अलोंग और वर्टिकल के अलोंग रिजॉल्व करेंगे, अलजेब्राइक सम को 0 के इक्वल हम रख देंगे। तो P कोसाइन 0 प्लस म्यू आर कोसाइन 180 प्लस आर कोसाइन 90 प्लस डब्ल्यू कोसाइन 270, क्योंकि डब्ल्यू 270 बनाएगा, प्लस एस कोसाइन 180 प्लस म्यू डैश एस कोसाइन 270 इज इक्वल टू 0। तो P माइनस म्यू आर, ये 0 हो गया, ये 0, ये माइनस एस इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। सिमिलरली P साइन 0 प्लस म्यू आर साइन 180 प्लस आर साइन 90 प्लस डब्ल्यू साइन 270 प्लस एस साइन 180 प्लस म्यू डैश एस साइन 270 इज इक्वल टू 0। ये 0 0 आर, ये माइनस डब्ल्यू, ये 0, ये माइनस म्यू डैश एस इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों में हम आर को एलिमिनेट कर लेते हैं। आर की वैल्यू यहाँ से निकाल करके हम 2 से जब आर की वैल्यू हम निकालेंगे, दिस विल बी इक्वल टू डब्ल्यू प्लस म्यू डैश एस, इसमें पुट कर लेते हैं। तो P माइनस म्यू डब्ल्यू प्लस म्यू डैश एस माइनस एस इज इक्वल टू 0। P माइनस म्यू डब्ल्यू माइनस म्यू म्यू डैश एस माइनस एस इज इक्वल टू 0, यानी एस की वैल्यू हमारे पास, एस ये इधर को ले चलते हैं, तो P माइनस म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू म्यू डैश प्लस 1 एस, एस विल बी इक्वल टू P माइनस म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू म्यू डैश प्लस 1, ये एस की वैल्यू आ जाएगी। अब P की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, अब क्योंकि हमने R तो इन दोनों से एलिमिनेट कर दिया, अब S को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा P की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है। तो रिजल्टेंट 0 है, इसका मतलब रिजल्टेंट का मोमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 होगा, और रिजल्टेंट का जो मोमेंट होता है वो फोर्सेस के मोमेंट के अलजेब्राइक सम के इक्वल होता है। यानी किसी भी पॉइंट के अबाउट इन सभी फोर्सेस के मोमेंट का जो सम होगा वो 0 के इक्वल होगा। इसको यहाँ पर अपन लेते हैं अबाउट ए, मोमेंट अबाउट ए के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, क्योंकि 3 फोर्सेस तो इसमें से गुजर ही रहे हैं, तो इसलिए तीनों फोर्सेस का ए के अबाउट 0 होगा। अच्छा, एक चीज़ और, तीनों का 0 आ गया, हम ए बी जो लेंथ है लेडर की लेंथ, इसको 2L मान लेते हैं। जी सेंटर पॉइंट है, तो ए से जी तक बनेगा L, तो वहाँ से हमारे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आसान हो जाएगा। W से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी L/√2। इसको हम अगर हम कंसिडर कर लेंगे तो AM बनेगा L/√2, वो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का यूज करके आप चेक कर सकते हो। तो माइनस W इंटू L/√2, माइनस इसलिए आएगा क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है।
ऐसे म्यू डैश एस, तो माइनस म्यू डैश एस, क्योंकि माइनस ही आएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। और यहाँ पर यह आ जाएगा 2L/√2। एस के कारण क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज है, एस 2L/√2 इज इक्वल टू 0। तो L/√2 तो सभी में कैंसिल हो ही जाएगा, तो माइनस W माइनस म्यू डैश 2 म्यू डैश एस प्लस 2S इज इक्वल टू 0। एस की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ से, या हमें P निकालना है, तो P की वैल्यू निकालने के लिए हमें S को एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ से S की वैल्यू निकालेंगे, 2S कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो 1 माइनस म्यू डैश इज इक्वल टू W। S इज इक्वल टू W/2 इंटू 1 माइनस म्यू डैश। अब ये जो S की वैल्यू है यहाँ पर रखेंगे इसमें, W/2 1 माइनस म्यू डैश इज इक्वल टू P माइनस म्यू W/म्यू म्यू डैश प्लस 1। W/2 1 माइनस म्यू डैश म्यू म्यू डैश प्लस 1 इज इक्वल टू P माइनस म्यू W। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, P विल बी ये 1/2 W म्यू प्लस 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू डैश। यानी इस फोर्स तक लैडर इक्विलिब्रियम में रहेगी। इसको यहाँ खींचने के लिए, ड्रा करने के लिए इसका निचला सिरा दीवार की तरफ, हमें इस फोर्स से थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा।